हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई भी जरूर कर रहे होंगे। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए हम लोग आज लेकर के आए हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अभी तक जो हम लोगों ने अपवर्तन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो केवल और केवल जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था अपवर्तन का, वो हम लोग समतल सतहों पर पढ़ रहे थे। मतलब सतह ऐसी हुआ करती थी, ये प्रकाश किरण लाते थे, विरल से लाते थे सघन में या सघन से ले जाते थे विरल में। लेकिन जो पृष्ठ रहती थी प्यारे बच्चों, जो पृष्ठ रहती थी वो पृष्ठ हमारी कैसी रहती थी? तो पृष्ठ हमारी रहती थी समतल। प्यारे बच्चों कैसी रहती थी? प्लेन सरफेसेस रहती थी। कैसी सरफेसेस रहती थी? प्लेन सरफेसेस। प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल सरफेसेस पर। तो स्फेरिकल सरफेसेस बेटा दो तरह की होती हैं, देखेंगे। एक होती है जो स्फेरिकल सरफेस होगी आपकी, एक होगी कॉन्वेक्स और एक होगी कॉनकेव। कौन सी होगी बेटा? एक कॉनकेव होगी और एक कॉन्वेक्स। मतलब एक होती है गोलीय उत्तल पृष्ठ, एक क्या होता है? गोलीय उत्तल पृष्ठ, और एक होगी गोलीय अवतल पृष्ठ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग कहेंगे कि स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस और स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, गोलीय है, और ये कोई सतह है, गोलीय है, लेकिन अगर प्रकाश किरण उभरे हुए सतह पर आकर पड़े तो इसको हम गोलीय उत्तल पृष्ठ कहते हैं, और अगर प्रकाश किरण दबे हुए सतह पर आकर पड़े तो इसको हम गोलीय अवतल पृष्ठ कहते हैं। तो जो अपवर्तन का कॉन्सेप्ट आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल किस पर पढ़ने वाले हैं? गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। और गोलीय पृष्ठ भी कैसे? दो गोलीय पृष्ठ। कौन कौन से? एक गोलीय उत्तल पृष्ठ हुआ और एक गोलीय अवतल पृष्ठ हुआ। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का पूरा फिनोमेना मैं आज आपको समझाऊंगा विद डेरिवेशन। और अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो ये वाले पर पूरा डेरिवेशन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, खुद कर लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम आपको इसके लिए भी स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, आज का जो टॉपिक होने वाला है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय उत्तल पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। हम इसको हटाए दे रहे हैं। गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। प्यारे बच्चों गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बताएंगे? क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। सभी लोग फिगर ध्यान से समझ लेंगे अगर, तो सारा कुछ मटेरियल समझ में आ जाएगा। एक हमने बनाया गोलीय उत्तल पृष्ठ, एक हमने बनाया स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये हमारा ध्यान से समझेंगे कांच का है। तो यहाँ पर जो माध्यम आपका होगा ये विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है। इसका अपवर्तनांक क्या है? n1। और इधर का जो मीडियम है ये कांच का है, काहे का है? सघन डेंसर मीडियम। इसका अपवर्तनांक क्या होगा? n2। और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल P है बच्चों। ये क्या है? पोल P। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतर समझ में। एक हमने बिंदु वस्तु ले ली बच्चों, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ले लिया O, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ले लिया O। यहाँ से प्रकाश किरण चली, टकराई,
और टकराने के बाद आप समझिएगा यहाँ से माध्यम परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? माध्यम परिवर्तन हो रहा है। ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण है, जिस बिंदु पर टकराती है इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारी कौन सी सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस। तो कहीं ना कहीं पूरा स्फेयर कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा बेटा? सेंटर होगा सी। आपतन बिंदु से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये जो सेंटर है ना, सेंटर से मिला दिया तो ये हमारा क्या होता है? हम जानते हैं कि अगर आपतन बिंदु से सेंटर को मिला दिया जाए तो ये हमारा क्या होता है बेटा? इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉर्मल, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया? ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ है। एक बिंदु वस्तु लिया, बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण चली, सतह के जिस बिंदु पर टकराई उसको आपतन बिंदु कहा। आपतन बिंदु से इस सतह के केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब है। इस गोलीय उत्तल पृष्ठ जो तुम्हारा स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, इसके इधर का जो मीडियम है इट इज रेयरर मीडियम, इसको हम विरल माध्यम कहेंगे। और इधर का जो मीडियम है, क्योंकि कांच का है ये, तो ये सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ये अभिलंब की ओर आपकी क्या हो गई? झुक गई और यहाँ से निकल गई। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। एक प्रकाश किरण चली गई, दूसरी प्रकाश किरण हम सीधे अभिलंब के ऊपर, क्योंकि ये भी एक मुख्य अक्ष भी एक अभिलंब ही है, क्योंकि सेंटर है, इसके ऊपर से अगर प्रकाश किरण ला रहे हैं तो आपतन बिंदु हो जाएगा ये, और ये इस पर खींचा गया, क्या हो गया आपका? खींचा गया एक रेखा, तो ये अभिलंब का काम करेगी, तो सीधे निकल जाएगी। क्योंकि अपवर्तन के कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर से डाली जाए तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी और ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी क्या बन गई है? इमेज बन गई है आई। इसकी क्या बन गई है? इमेज बन गई है, क्या? आई बन गई। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए ये हमारा आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ जो कोण होता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई हो गया। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बना हुआ कोण क्या होता है? आर होता है। इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमने क्या किया कि एक बिंदु वस्तु लिया, प्रकाश किरण चली, टकराई, विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब देखिए जरा, हमने और बाकी जो कोण ये हैं इनको मान लिया। इस कोण को हमने कह दिया अल्फा, इस कोण को हमने क्या कह दिया? बीटा, और इस कोण को हमने क्या कह दिया? गामा। ये एक्स्ट्रा कोण थे, इनको हमने मान लिया। और यहाँ से हमने आवश्यकता अगर पड़ेगी तो एक हमने लंब डाल लिया। ठीक है, एक क्या डाल लिया है बेटा? लंब डाल लिया है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एम एन। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं त्रिभुज, गौर से देखना, जिस त्रिभुज को लिखूंगा, जो लिखूंगा उसको ध्यान से समझाने का भी प्रयास करूंगा। आई होप कि ये फिगर आपको जरूर समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल सरफेस में हम लोग कौन सी सरफेस लिए हैं? हम लोग कौन सी सरफेस लिए हैं? कॉन्वेक्स सरफेस लिए, ठीक ना। और इसको ध्यान से समझने के लिए हम लोग फिगर आपके सामने बनाए हैं। मैं एक बार फिर से इसको हटा करके आपको पुनः फिर से फिगर समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, ये हमने एक गोलीय उत्तल पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ, ये हमारा मुख्य अक्ष। अभी तक जो काम किया था वही करेंगे, फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, नाम लिख दिया, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हमारा ध्रुव हो गया,
ध्रुव मतलब क्या हुआ P, ये बिंदु वस्तु हो गई, ये क्या है O। यहाँ से देखो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, ये केंद्र हो गया C, ठीक, कहीं ना कहीं पूरा स्फीयर कंप्लीट होगा, गोला तो केंद्र हो गया। यहाँ से प्रकाश किरण चली, ये प्रकाश किरण चली, ये बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण चली, ये कोई बिंदु वस्तु है O ऑब्जेक्ट। यहाँ से प्रकाश किरण चली और प्रकाश किरण जिस बिंदु पर जाकर गिरती, प्रकाश किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इधर का जो माध्यम है कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n1। और इधर का जो माध्यम है बच्चों ये हमारा कांच है, तो इस माध्यम को हम लोगों ने क्या कहा? सघन माध्यम। इसका अपवर्तनांक क्या है? n2। तो प्यारे बच्चों, इस आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इस आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। नॉर्मल कहलाती है। आप ध्यान से समझिए, अगर प्रकाश किरण विरल से कहाँ जाएगा? सघन में, तो क्या होगा? हम जानते हैं अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए प्रकाश किरण कहाँ झुक गई? अभिलंब की ओर झुक गई। और जा करके अब देखो, एक प्रकाश किरण तो ये हो गई, लेकिन प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरणों का होना जरूरी? कम से कम 2 प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद या परावर्तन के बाद। अगर अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन, परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तन, उनका कम से कम 2 प्रकाश किरणों का काटना जरूरी है। तो एक प्रकाश किरण हम सीधा मुख्य अक्ष के ऊपर से ले जाएंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष देखो भाई, यहाँ से अगर ले जाएंगे तो ये आपतन बिंदु हो गया, और केंद्र से आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? अभिलंब। और अपवर्तन में मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो के लास्ट में, अपवर्तन वाला वीडियो अगर न देखा हो तो जरूर देख लें। क्या? नॉर्मल इंसिडेंस, अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर से जाएगी तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा, तो ये आपकी बन गई इमेज। ये क्या बन गई? आपकी इमेज आई। तो जो पहले मैंने अभी फिगर में समझाया तो उसको दोबारा आपको फिर समझा दिया। तो ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, तो ये वाला जो कोण होगा, इस कोण को हमने क्या कह दिया? I, और इस कोण को हमने क्या कह दिया? R। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना। इस कोण को हमने क्या कह दिया? इतने वाले कोण को, इस कोण को हमने कह दिया अल्फा, इस कोण को हमने क्या मान लिया? बीटा। जरूरत पड़ेगी आगे तो माने ले रहे हैं। ये क्या है? गामा। और या इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया है? M। तो यहाँ से हमने एक अभिलंब खींच दिया, एक लंब खींच दिया। जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, नहीं कोई बात नहीं, लंब है ये, ठीक है। अब देखें, यहाँ से हमने एक त्रिभुज ले लिया, देखिए जरा गौर से देखिएगा, MOC। कौन सा त्रिभुज ले लिया? त्रिभुज MOC। गौर से देखिएगा, इसको मैं पहले बनाए दे रहा हूँ। ये जो तुम्हारा त्रिभुज है ये ठीक, ये देखो MOC, ये पूरा ऐसे बाहर से है, ठीक ना, ये वाली डॉटेड लाइन है, ठीक। तो ये क्या है तुम्हारा? M, और ये क्या है तुम्हारा? O, और ये क्या है तुम्हारा? C। इस कोण को क्या बताया? इस कोण को बताया गया गामा, और इस कोण को क्या बताया गया? बीटा। और ये वाला कोण आपका क्या है बेटा? बाहर वाला I। तो तुम ये कह सकते हो कि जो एंगल I है, एंगल I, त्रिभुज किसका? MOC का, त्रिभुज MOC का बहिष्कोण क्या है? बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। अब बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है? ध्यान से सुनना, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है? बहिष्कोण प्रमेय का अपना कॉन्सेप्ट है, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय का अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी त्रिभुज का कोई बहिष्कोण है तो अपने बगल वाले अंतःकोण को छोड़ दो, शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो बहिष्कोण तुम्हारा क्या है बेटा? I, इसके बगल वाले अंतःकोण को छोड़ दो, तो इन दोनों शेष अंतःकोण कौन से हैं? गामा, और एक क्या है? बीटा। इसके योग के क्या होगा? बराबर होगा। इसको आपने कक्षा 9 में, 8 में, छोटी छोटी कक्षाओं में आपने इसको पढ़ा होगा। बहिष्कोण प्रमेय का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो बहिष्कोण होता है किसी त्रिभुज का, वो अपने से बगल वाले अंतःकोण को छोड़ दो तो शेष दोनों अंतःकोणों के योग के
बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें त्रिभुज MCI, कौन सा देखें बेटा, त्रिभुज MC, ध्यान से देखें MCI, पहले बना लेते हैं MCI। देखिए MCI कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए ये हमारा क्या है, M है, और ये हमारा क्या है, C है, और ये हमारा क्या है, I है। इस कोण को देखो दिया गया है अल्फा, देखिए MCI, और ये वाला कोण देखिए, ये जो बाहर है देखिएगा, ये कोण आपका बीटा है, और ये वाला कोण आपका क्या है, R है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, फिर से यही कंसेप्ट देखिए, इस पे देखिए जो बीटा है, इसमें लिख सकते हैं कि एंगल जो आपका बीटा है वो त्रिभुज MCI का कौन सा कोण है बेटा, देखो जरा ध्यान से, बहिष्कोण। कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण प्रमेय का क्या सिस्टम होता है, बहिष्कोण प्रमेय का सिस्टम बताया कि अपने से बगल वाले कोण को छोड़ दो, शेष दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो मतलब जो बीटा होगा तुम्हारा बहिष्कोण प्रमेय से, वो क्या होने वाला है, अल्फा प्लस R होने वाला है। तो अल्फा को भगा दो तो बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, R। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको लिख दिया कि R बराबर क्या है, बीटा माइनस अल्फा। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप बच्चों कि इतना आपने जरूर समझ लिया होगा। ये मैंने एक गोलीय उत्तल पृष्ठ लिया है, एक बिंदु वस्तु लिया है, बिंदु वस्तु से चली प्रकाश किरण सरफेस के जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा गया। ठीक, आपतन बिंदु से पृष्ठ के केंद्र को मिला दिया तो वो रेखा अभिलंब होती है। प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक गई। एक प्रकाश किरण सीधे मुख्य अक्ष के अर्थात अभिलंब के ऊपर से ले जाएंगे तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ये अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, इसकी इमेज बन गई। हमने एक त्रिभुज लिया है तुम्हारा MOC जिसका बहिष्कोण I है, यहाँ पर सोल्यूशन किया। फिर हमने एक त्रिभुज लिया है MCI जिसका बहिष्कोण बीटा है, हमने उसका सोल्यूशन किया। आई होप प्यारे बच्चों कि इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम देखो इसके बाद स्नेल का नियम लगाने जा रहे हैं। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमने क्या सिखाया था, देखिए इधर माध्यम का अपवर्तनांक क्या है आपका n1, और इधर का कोण क्या है I, तो क्या लिखोगे साइन I। हमने बताया था आपको स्नेल लॉ अप्लाई करना, ठीक ना। इधर के माध्यम का अपवर्तनांक क्या है बेटा n2, यहाँ का अपवर्तन कोण क्या है R, तो इसकी ज्या क्या हो जाएगी साइन R। एक बात हम सभी जानते हैं, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि छोटे छोटे कोणों के लिए, सूक्ष्म कोणों के लिए, किसके लिए बेटा, सूक्ष्म कोणों के लिए, ध्यान से समझिएगा, सूक्ष्म कोणों हेतु, सूक्ष्म कोणों हेतु मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, थीटा के, और टैन थीटा बराबर भी किसके होता है, थीटा के। तो यहाँ पर देखें आप लोग क्या है, n1 गुणे साइन थीटा, साइन I है तो किसके बराबर होगा I के, और n2 गुणे साइन R है तो ये किसके बराबर होगा R के। साइन थीटा बराबर थीटा तो R के बराबर हो जाएगा। साफ साफ लिखोगे I व R का मान रखने पर, तो n1 आपका ऐसे रहने वाला है गुणे ये क्या है आपका I। देखिए I का मान क्या है आपका, I का मान होगा आपका गामा प्लस बीटा। n2 आपका इसे रहेगा R कितना है बच्चों, R है आपका बीटा माइनस अल्फा। आई होप कि आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया गया भाई, स्नेल का नियम लगाया, साइन थीटा बराबर थीटा के होता है सूक्ष्म कोणों के लिए, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो ये कोण बहुत छोटे छोटे कोण बने हुए हैं, मैग्नीफाइड इमेज बनी हुई है। पिछले लेक्चरों में सब कुछ कंप्लीट कराया गया, सब कुछ बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। फिर भी अगर नहीं देखे हो लेक्चर तो ज़रूर अटेंड कर लें। शार्ट में मैंने बगल में लिख भी दिया है कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, थीटा के, तो साइन थीटा के बराबर थीटा, साइन I बराबर I, साइन R बराबर R। तो I व R का मान रखने पर n1 गुणे गामा प्लस बीटा, I का मान देखो कितना है गामा प्लस बीटा,
और N2 गुणे R, R का मान कितना है बीटा माइनस अल्फा। तो प्यारे बच्चों इसको इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद के लेक्चर को फिर हम अभी अटेंड करेंगे, पहले इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा पोर्शन इसका हो सकता है कि कट रहा है, तो इसको हम यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखे दे रहे हैं। चलिए अच्छा इसके पोर्शन को देखेंगे तो हम आई होप कि आपका नोट हो गया होगा, तो हम इसको यहाँ से हटा करके इसको हटाए दे रहे हैं और इसको यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा तो N1 की जगह देखिए, N1 की जगह ये यहाँ से इसके बाद N1 गुणे क्या है बेटा, ये I है ना, तो I की वैल्यू कितनी देखिए गामा प्लस बीटा, और उसके बाद बराबर N2 गुणे और ये क्या है R है, देखिए R, तो R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा। ये नीचे का पोर्शन थोड़ा कट रहा था तो इसको मैंने इसको उठा करके यहाँ लिख दिया। ये चीज़ जो यहाँ नीचे कट रही यही चीज़ यही सेम लिखो, कुछ नहीं, साइन थीटा को थीटा, साइन थीटा को थीटा, आई व आर के मान देखो, आई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये, उठा करके रख दिया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको और बेहतर रिवीजन करने में आसानी रहे। इसको हटा दिया जाए, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो आगे मैं बात करने वाला हूँ, देखिए मैं इसको भी हटाए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा कवर करने के लिए जगह ज़्यादा मिले। हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर थीटा, इसको यूज कर लिए हैं। अब हम इसको यूज करने वाले हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। देखिए अगर टैन थीटा है तो थीटा लिख दिया है, अगर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो N1 गुणे ये क्या है गामा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया बेटा टैन गामा, बीटा है तो इसको हमने क्या लिख दिया टैन बीटा, और बराबर N2 गुणे ये क्या लिख दिया हमने टैन बीटा माइनस ये क्या है टैन अल्फा, इसको हमने लिख दिया टैन अल्फा। प्यारे बच्चों अब हम लोग मैथ वाले ध्यान दें, जो मैथ तो सभी का रहा होगा क्लास 10th तक, तो लाल बटे कक्का पढ़ा होगा है ना, तो उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे है टैन गामा, तो एक काम करते हैं कि हम यहीं एक एक का फिगर बना लेंगे। टैन गामा, देखिए गामा एंगल से ये अभिप्राय हमारा इससे है, देखिए ज़रा गौर से, ये इतने, तो ये हमारा क्या है बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है M, और ये क्या है बेटा N, और ये क्या है O, और ये एंगल क्या है हमारा गामा। तो ये N1 आपका इसे रहेगा। टैन का सूत्र क्या होता है, टैन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। देखिए ये लंब है और ये क्या है आधार। लंब कितना है Mn, और आधार, आधार कितना है हमारा ON। टैन बीटा, टैन बीटा, देखिए बीटा वाला भी बनाए ले रहे हैं, ज़रा गौर से देखिए बीटा वाला भी, चलो इसका काम खत्म है तो इसको हटाए ले रहे हैं। देखिए तो बीटा वाला है, देखिए ये यहाँ से, तो ये आपका ये बन गया आपका, देखिए तो ये आपका बीटा हुआ, ये आपका N हुआ, और ये आपका N हुआ, और ये ट्राइंगल आपका C है, इस एंगल को हमने क्या कहा बीटा। तो टैन का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है Mn बटे आधार, आधार कितना है बेटा NC, और बराबर, ज़रा गौर से देखें समझने का प्रयास करें, बराबर फिर से देखें ज़रा इधर N2, चलिए थोड़ा जगह कम, इसको हम इधर से और लिख रहे हैं। तो जैसे कि N1 गुणे टैन गामा था, तो टैन गामा निकल के आया था क्या Mn बटे ON, और प्लस टैन बीटा, टैन बीटा देखो लंब बटे आधार, तो लंब तो तुम्हारा क्या है बेटा Mn बटे आधार, आधार क्या है हमारा ON, बराबर ये क्या है N2, फिर से यहाँ भी वही चीज़ है टैन बीटा। तो टैन बीटा का मतलब क्या है वही, देखिए टैन बीटा लंब बटे आधार, मतलब Mn बटे आधार, आधार क्या है ON, माइनस, फिर से इसको हटाएंगे, देखिए ये हमारा क्या है टैन अल्फा, अल्फा एंगल, देखिए अल्फा ये वाला है पूरा ट्राइंगल, यहाँ से जब इसको हम लेंगे तो ये आपका बनेगा ये क्या है आपका I, ये आपका क्या है N, और ये आपका क्या है M, और ये एंगल क्या है तुम्हारा अल्फा, ये इतना ट्राइंगल लिया। तो यहाँ से क्या बनेगा सूत्र टैन अल्फा का लंब बटे आधार, लंब क्या है तुम्हारा लंब है Mn, और आधार, आधार क्या है तुम्हारा आधार है Ni। ठीक है, चलिए
अब हम इसको हटा दे रहे हैं, सारे त्रिभुजों को अलग अलग बना करके उनकी वैल्यू निकाल लिया। तो n1 देखिए mn दोनों में है, तो mn ले लीजिए कॉमन, क्या बचने वाला है 1/ON, ठीक। और mn निकाल लिए तो क्या बचेगा, एक mn निकाल लिया है तो क्या बचने वाला है tan बीटा। tan बीटा ज़रा ध्यान से देखें थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए tan बीटा लंब बटे आधार, तो ये Cn होगा, सॉरी क्या होगा Cn, क्या होगा Cn। इसको देखो tan बीटा है, इसको एक बार फिर से फिगर बना लिया जाए, देखेंगे जब फिगर हम इसको बनाएंगे ध्यान से समझें, तो ये हमारा क्या है बच्चों n है, और ये हमारा क्या है बच्चों c है, और ये हमारा क्या है m है, और ये एंगल क्या है बीटा। तो क्या होगा लंब बटे आधार, लंब mn है और आधार क्या है Cn है, तो यहाँ पर Cn है। तो यहाँ पर देखना होगा कि Cn बचेगा, Cn, n2 ऐसे रहने वाला है, mn दोनों में है, तो mn ले लो कॉमन, mn क्या ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 1/Cn माइनस 1/Ni। mn से mn क्या हो गया कट गया, क्या बचा n1, और यहाँ पर बच रहा 1/On और प्लस 1/Cn, और यहाँ पर क्या बचा n2, और यहाँ बचा 1/Cn माइनस 1/Ni। प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान से इसके बाद का कंसेप्ट सीखना है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं एक चीज़ कि अगर हमारा कोई भी सरफेस इतना मुड़ा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी वक्रता इतनी है, और यहाँ से हमने इस पर लंब डाला, तो देखिए ध्रुव से कितनी दूरी पर है, ये P है और ये क्या है N है। अगर इसकी वक्रता हम कम कर दें, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसकी वक्रता कम कर दे, देखिए वक्रता कम कर दिया, इसकी कर्वटी कम कर दिया, इसका झुकाव कम कर दिया, तो देखिए अब हम अगर लंब डालेंगे तो ये जो लंब हमारा आएगा वो P के कुछ करीब आ जाएगा। आम तौर पर जनरल वे पर जो हमारे ये गोली पृष्ठ होते हैं बहुत जैसी इमेज दिख रही ना, ये केवल सूक्ष्मदर्शी में देख पाना संभव है, मैग्नीफाइड इमेज है, इतनी मुड़ी हुई नहीं होती है। नहीं, आप अपने घरों की गाड़ियों में लगे हुए जो बैक साइड का देखने के लिए मिरर लगा रहता है उसको देखिएगा, वो एकदम होता मुड़ा हुआ है लेकिन एकदम बराबर दिखाई पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा तो इसका ये जो बिंदु है ध्रुव से बहुत दूर हो जाएगा, जबकि ये बहुत मुड़ा हुआ नहीं हो तो बहुत कम मुड़ा हुआ होता है, अर्थात ये ध्रुव और n एक दूसरे के बहुत क्या होते हैं करीब होते हैं। पिछले लेक्चरों में भी मैंने इसकी चर्चा, इसका डिस्कशन बहुत डीप में किया है, तो उसको भी आप लोग जरूर ध्यान से देखें। इससे क्या रिजल्ट निकला कि जो ये P और N है बहुत क्या है एक दूसरे के करीब हैं। अगर और इसकी वक्रता कम कर दी जाए, देखिए अब लंब डालो, तो अब अगर लंब डालोगे तो देखिए ध्रुव के, देखिए यहाँ पर ध्रुव की दूरी वक्रता ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो ये दूर है, झुकाव कम कर दिया तो वक्रता कम कर दिया तो और करीब आ गया, और वक्रता कम कर दिया और करीब आ गया। मतलब ये लगभग P और N एक दूसरे के क्या होते हैं करीब होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर हमने N यूज किया है वहाँ पर हम P यूज करेंगे, OP और 1/CP और N2 1/CP 1/CI, सॉरी N की जगह PI। जहाँ जहाँ P था वहाँ जहाँ जहाँ N था वहाँ क्या यूज कर लिया, P यूज कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये N और P एक दूसरे के बहुत क्या है करीब हैं। अब हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं। प्यारे बच्चों ये हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ये N1 लिखा हुआ है, ये क्या है गौर से देखिएगा OP, O है वस्तु, P क्या है ध्रुव। वस्तु से देखो, वस्तु है और ये ध्रुव है, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है पोल से, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी हमेशा u होती है, वस्तु की दूरी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर देखो आप ध्रुव पर खड़े हैं, आप नापने के लिए इधर आ रहे हैं, प्रकाश किरण इधर जा रही है, विपरीत नाप रहे हैं ना भाई। अगर आपको कहा जाए कि ओ नापो, यहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया और पहला पॉइंट बताया गया कि P है, पहला पॉइंट क्या है P है, मतलब आपको P पर खड़े होना है, तो P पर आप जाकर खड़े हो गए, ठीक। अब आपको ये नापना है तो आप किधर की तरफ नापेंगे, इधर की तरफ, किधर आपको इधर जाना होगा नापने के लिए, और प्रकाश किरण कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। मीन्स कहने का मतलब ये है, कि विपरीत नाप रहे हैं, तो ये दूरी तुम्हारी ओ तो u तो हो गई, लेकिन काहे की रहेगी माइनस की, प्लस 1/CP, C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, P होता है पुल। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी
प्यारे बच्चों, ये आपकी होती है वक्रता त्रिज्या। ये क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए प्रकाश किरण भी इधर जा रही है और इसको नापना भी पड़ेगा, तो ध्रुव से नापते हैं हमेशा, इधर ही जाएंगे, तो ये आपका रहेगा पॉजिटिव। ये आपका आर आएगा कैसा? पॉजिटिव। और N2 देखिए यहाँ भी वही चीज़ है CP, यहाँ भी वही CP है, तो मतलब 1/r कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव, माइनस 1/PI। PI का मतलब क्या है? ध्रुव से आई इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी होती है V। लेकिन देखिए आपको पहला बिंदु हमेशा क्या है? ध्रुव है। ध्रुव से इधर नापो या ध्रुव से इधर, अब की बार कहाँ नापना पड़ेगा? ध्रुव से इधर नापना पड़ेगा। और प्रकाश किरण भी देखो इधर ही जा रही है, मतलब ये कैसा होगा? V जो आपका होने वाला है ये पॉजिटिव होने वाला है। प्यारे बच्चों, V कैसा होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। देखिएगा इसको जरा गौर से, इसको गौर से देखिएगा जरा, इसमें N1 का गुणा करा दीजिए, तो ये आपका आएगा N1/-U। इसका और अंदर गुणा कराइए तो ये आपका आएगा N1/R बराबर, इसका अंदर और गुणा कराइए तो ये आएगा N2/R, और फिर इसका और अंदर गुणा कराइए -N2/V आ गया। इनको एक तरफ जरा कर लीजिए, ये चिन्ह का है बच्चों? माइनस का, माइनस वाला इधर क्या आ जाएगा? प्लस में, तो N2/V, ठीक है। और देखिए -N1/U बराबर, ये तुम्हारा N2/R, और प्लस वाला क्या ले जाओ? -N1/R। ये आपका जो कैलकुलेशन आपके सामने लिखी हुई है। चलिए मैं ऊपर का कुछ पोर्शन हटा करके इस डेरिवेशन को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। देखिएगा मैं इस पोर्शन को पूरा हटा दे रहा हूँ, अभी इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, शुरू में ज़रूरत थी इसकी, तो इसको ज़रूर ध्यान से समझें। इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान कैलकुलेशन है। देखिए ये आपका है ध्यान से देखें, N2/V और -N1/U बराबर, दोनों के हर बराबर हैं, एक ठो लिख लिया जाए, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा N2 - N1। तो ये रहा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, लेकिन हमने गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए किया है, ठीक है। आप गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए भी करेंगे तो यही सूत्र निकल के आएगा, लेकिन ध्यान रहे ये सूत्र केवल और केवल तब लागू होगा जब प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। देखिए प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? विरल से सघन में जाएगी, तभी हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। बाय द वे, अगर प्रकाश किरण इधर से इधर आवे, इधर से इधर का क्या मतलब? सघन से विरल में आवे तो क्या होगा? अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो क्या होगा? इस बात को हमें समझना होगा। देखिए इस पोर्शन को आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लें, इस पोर्शन को आप वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लें। मैं इसको हटाए दे रहा हूँ, देखिएगा, ठीक। देखें ये सूत्र आप कब लगाएंगे? ये सूत्र आप तब लगाएंगे जब प्रकाश किरण विरल से कहाँ जाएगी? सघन में। लेकिन अगर प्रकाश किरण, कभी ध्यान रखना, कहाँ जाए? सघन से विरल में जाए। प्रकाश किरण कहाँ जाए? सघन से विरल में। तो कुछ नहीं करना, इस सूत्र में जहाँ N1 है वहाँ N2 कर देना है, और जहाँ N2 है वहाँ N1 कर देना है, माध्यम बदल देना है। N2 की जगह क्या कर दिया? N1/V माइनस N1 की जगह क्या कर दिया? N2/U बराबर, ये N2 - N1 है तो इसको करोगे N1 - N2, और बटे कितना है? R। आई होप कि ये सूत्र भी आप समझ गए होंगे। देखिए ये भी अपवर्तन का सूत्र है गोलीय पृष्ठ पर, ये भी अपवर्तन का सूत्र है गोलीय पृष्ठ पर, लेकिन ये सूत्र आप तब लगाएंगे जब प्रकाश किरण विरल से कहाँ जाएगी? सघन में। और ये सूत्र आप कहाँ लगाएंगे? जब प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? सघन से विरल में। प्यारे बच्चों, ध्यान से इस बात को जरूर समझ लिया जाए कि आज का जो फिनोमिना रहा फिजिक्स का, आज का जो टॉपिक रहा वो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र रहा। ये सूत्र उतना ही आवश्यक है रे ऑप्टिक्स को सीखने के लिए जितना कि हम लोगों ने शुरुआत के टॉपिक्स में जैसे बेसिक्स चीज़ें पढ़ी थी। ये भी आगे की फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद की जो फिजिक्स है, इसके बाद की जो रे ऑप्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप कि आपने इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से समझा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा सा ज़रूर सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।